प्रश्नावली 4.1। ठीक है, आइए जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो अभी हम बताए थे द्विघात समीकरण किसके रूप का होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। अब इसी के रूप का इसको बनाना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि ये x+1 का होल स्क्वायर है, यानी कह लो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को a प्लस बी का होल स्क्वायर आता होगा, या फिर नहीं आता है तो मैं आपको तुरंत बता देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको आता हो वीडियो अपना आगे बढ़ा लो, और नहीं आता हो तो देख लो। a² प्लस b² प्लस 2ab। बातें बिल्कुल समझ में आई। देखो 2ab कोई भी चल रहता है, उनके बीच में कोई साइन नहीं है तो गुणा होता है हमेशा। लिखो चाहे ना लिखो, गुणा लिखा नहीं जाता कभी भी, पॉइंट रख के या फिर ऐसे ही पता चल जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको a प्लस बी के स्क्वायर से तोड़ते हैं। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो एक बार पहले का स्क्वायर एक बार दूसरे का स्क्वायर। तो आइए देखते हैं हम लोग, एक बार x का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस 2ab है ना, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1। बातें समझ में आ रही है बिल्कुल एकदम। चलिए अब इसका देखो, इसका गुणा का ये होता है भाई, एक बार इनमें गुणा हो जाता है, एक बार इनमें गुणा होता है। ठीक है, तो 2x माइनस 2 3 6। ठीक है, चलिए x² प्लस 1 यहाँ पे है, और 2 का गुणा 1 में 2 1 में 2 और 2x। ठीक है, और 2x माइनस 6। अब आइए इधर पक्षांतर कर लेते हैं, x² प्लस 2x है। जब भी ये इतना आएगा तो ये प्लस में है, इधर आता है माइनस में हो जाता है, आप लोग को पता भी होगा ये चीज़। और ये माइनस में है तो ये आएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब एक काम देखिए आप लोग, एक चीज़ देखिए, ये प्लस 2x है, ये माइनस 2x है, बिल्कुल सेम, तो दोनों कट के 0 हो जाएंगे। बचेगा कितना, x² प्लस 1 प्लस 6 बराबर में 0। आ कितना गया भैया, x² प्लस 7 बराबर में 0। देखिए क्या ये बिल्कुल इसके रूप का है क्या? आपको लगेगा सर जी नहीं है, लेकिन फिर भी ये द्विघात समीकरण है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक शुद्ध द्विघात समीकरण होता है, एक मिक्स होता है। आप जस्ट पीछे देखिएगा, पिछले रिवाइज कीजिए, जब इसका इंट्रोडक्शन में चल रहा था तो आप लोग देखेंगे वहाँ पे एक चीज़ में लिखा था ax² प्लस c बराबर में 0। तो बताया था ये शुद्ध द्विघात समीकरण है। शुद्ध का मतलब होता है जहाँ पे bx यानी चर का जो पावर होता है 1 रहे, वो उपस्थित ना हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप x² यानी a का गुणांक कितना है, 1 है ना, यानी a के प्लेस पे कितना है, 1 है, और यहाँ पे c के प्लेस पे कितना है, 7। बातें समझ में आई कि नहीं? तो ये द्विघात समीकरण है। क्लियर? आइए इसी तरह से हम बिल्कुल दूसरा देखते हैं। तो चलिए आप लोग को यहाँ पता चलेगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि आपको पता चल गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इसी वजह से था। चलिए ये भी मिटाता हूँ, आपको याद हो गया होगा ये चीज़, या फिर आप बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट उसी के जैसा बनाना चाहें था वहाँ पे जो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे अभी मैं सिखाया था आप लोग को। आप लोग कहेंगे सर ये बिल्कुल इसके जैसा आया नहीं, x² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। ये था सर इसी तरह था कुछ, है ना, बस क्या था a के प्लेस पे 1 था और प्लस bx था, लेकिन b के प्लेस पे क्या था, 0। बात समझे ना, और प्लस था c के प्लेस पे 7 है बराबर 0। तो ये कुल मिला के जब b ही 0 हो गया तो ये पूरी कहानी 0 हो गई। तो यहाँ से जो x है, जो चर की घात यानी x की घात जो 1 था, वो पूरा कहानी 0 हो गया। तो बचता है कुल कितने रूप का, शुद्ध समीकरण बन जाता है, यानी x² प्लस अभी जो बताया x² प्लस c बराबर में 0। मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आइए हम इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो x² माइनस 2x बराबर में, अब -2 का गुणा यहाँ होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी माइनस संख्या का गुणा ब्रैकेट के अंदर होता है तो वो सबके साइन को बदल देता है, यानी सबके चिन्ह को विपरीत कर देता है। तो देखिए अब 2 का गुणा यहाँ हो रहा है तो ये प्लस में है, माइनस प्लस माइनस माइनस, और 2 3 6, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि अगेन इसका फिर वापस यहाँ होगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 का गुणा x में 2x। ठीक है, चलिए वापस देखते हैं, x² माइनस 2x। अब सबको इधर लेके आओ, ठीक है, क्योंकि हम लोग फिर से वही बात, क्योंकि हम लोग द्विघात समीकरण का जो मूल फार्मूला होता है बराबर में 0 होता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ भी 0 लाने की। तो आइए लेके आते हैं इधर साइड में,
तो +2x आएगा, इधर हो जाएगा -2x और -x आएगा तो +6 हो जाएगा बराबर में 0। ठीक है, अब फिर देखते हैं हम लोग x² माइनस माइनस प्लस होता है और 2 2 4 यानी 4x हो जाएगा, माइनस का साइन यहाँ लग जाएगा, +6 बराबर में 0। क्या ये मूल रूप है कि नहीं द्विघात समीकरण? देखिए यही तो होता है ना, x² प्लस bx प्लस c बराबर में 0, यानी a के प्लेस पे क्या रहे होंगे, 1 था यहाँ पे, और b के प्लेस पे क्या है, -4 है, अभी मैं बताया था यहाँ -4 होगा, यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस -4x प्लस 6 बराबर में 0। अब देखिए आप c की जगह क्या आ गया, 6, यानी c की जगह कितना है, 6 है प्लस 6 है, b की जगह -4 है, a की जगह 1 है, तो है ना ये द्विघात समीकरण। ठीक है, आइए इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए वापस बताता हूँ, पहले इसका हो जाएगा फिर वापस इसका हो जाएगा। देखिए x का गुणा x², फिर वापस x का गुणा 1 में x बन जाए x। ठीक है, -2 का गुणा होगा माइनस और प्लस माइनस और 2 का गुणा x में 2x। ठीक है, फिर माइनस और प्लस माइनस 2 का गुणा 1 में 2 बराबर, इसको भी सेम उसी तरह कर देते हैं। x का गुणा x में x², फिर वापस x का गुणा 3 में प्लस 3x, चूँकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस प्लस प्लस। ठीक है, -1 का गुणा प्लस x में तो माइनस प्लस माइनस, और 1 का गुणा x में तो x 1 में 1, किसी भी संख्या का 1 में गुणा करा दो तो वापस वही संख्या आ जाती है, माइनस और प्लस माइनस और 3 1 3। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब आगे बताता हूँ, x² प्लस, अब ज़रा देखिए आप, प्लस माइनस माइनस यहाँ 1x होगा ही, 1x 2x, प्लस माइनस माइनस यानी दोनों घट जाएंगे, 2 में से 1 गया, 1x बचेगा, लेकिन यहाँ पे चिन्ह हमेशा बड़े वाले का ही लगाते हैं, तो बड़े वाले का चिन्ह माइनस है तो इसलिए माइनस 1 लिखो चाहे ना लिखो, मिटा भी सकते हो, वापस बच गया -2 बराबर में x² प्लस 3x, देखो 3x और यहाँ पे 1x, 3 1 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2x, चिन्ह बड़े वाले का इसलिए ये लग जाएगा। ठीक है, फिर अगेन हम लोग देखते हैं। अब आप एक दिमाग लगाइए ज़रा, क्या हर बार आप पक्षांतर करेंगे क्या? नहीं, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है, दोनों का साइन प्लस में, यहाँ भी प्लस में, यहाँ जब ये यहाँ आएगा तो -x² हो जाएगा, वापस कट के 0 हो जाएगा, तो क्यों ही ना हम यहीं पे काट लें, इससे ये कट गया, बच कितना गया, x - 2 बराबर 2x - 3, इसको वापस यहाँ लेके आता तो -x है, ये -2x यहाँ आएगा, -2 पहले से ही यहाँ पे आएगा तो +3 हो जाएगा, बराबर में यहाँ क्या बचेगा 0, माइनस माइनस प्लस 1x 2x कितना 3x हो जाएगा, -3x और -3 प्लस 2 -2 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, क्यों चिन्ह बड़े वाले का लगता है। आप देखिए क्या इस टर्म में कहीं x² का पद लगा, हमको बचा कहीं, कहीं दिखा, यानी कहीं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 कहीं दिखा, नहीं दिखा, तो हम लोग सीधे कह लेंगे अतः दिया गया इक्वेशन द्विघात समीकरण नहीं है, यानी प्रश्न संख्या 3 द्विघात समीकरण नहीं है। लिख दो या फिर कह दो ऐसे ही, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का चौथा। चलिए x का गुणा हम लोग कराते हैं तो 1 होता है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 1 2 का गुणा 2 हो जाएगा, और x का गुणा x²। ठीक है, वापस प्लस 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 x का गुणा 1 में x, माइनस और प्लस माइनस 3 का गुणा 2 में 3 दूनी 6x। ठीक है, वापस -3 का गुणा 1 में तो प्लस माइनस माइनस 3 1 3 बराबर में x का गुणा यहाँ पे x², फिर x का गुणा वहाँ पे प्लस 5x। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए 2x² है, लिख दीजिए प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ भी 1 है, चर की घात यहाँ, चर की घात यहाँ 1 है, दो जगह सेम है तो कट सकता है, तो प्लस माइनस माइनस 6 में से गया 5x, लेकिन चिन्ह हमेशा याद रखिए बड़े वाले का ही लगता है, तो 1 बड़ा नहीं है 6 बड़ा है तो 6 का चिन्ह लगा दिया, -3 बराबर x² प्लस 5x। अब सभी टर्म को यहाँ ले आइए, 2x² माइनस 5x माइनस 3 प्लस आएगा तो -x² प्लस आएगा तो -5x। ठीक है, बराबर में 0, 2x² है, यहाँ पे 1x² है, तो 2 में से 1 गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, 2 में से 1 गया, 1x², 1 लिखो चाहे ना लिखो, -5 और -5, -5 कितना हो जाएगा, -10x। ठीक है, यहाँ बचेगा -3, देखिए ये भी हो गया, -5 ये भी हो गया। ठीक है, और अब बचा -3 बराबर में 0। देखिए
क्या ये दो घात समीकरण के रूप का है कि नहीं है? बिल्कुल है। प्लस bx प्लस c बराबर में 0। चलिए हम लोग प्रश्न 1 का 5वां नंबर देखते हैं। तो वही काम फिर से है, गुणा कराना पड़ता है इसका इसमें। तो 2 है यहाँ पे, कुछ नहीं होता है, 2 एक 2 x एक्स स्क्वायर, फिर वापस 2 का गुणा 3 में, 2 3 6, पहले देखो प्लस माइनस माइनस, 2 3 6 x, ठीक है। -1 का गुणा 1 में, तो -1 -x, ठीक है। ये x है, आप लोग इसको x जानिएगा, क्योंकि मैं पढ़ाता रहता हूँ बच्चों को, तो ऑफलाइन में तो लोगों को लगता है कि n है, लेकिन n नहीं है, एक्चुअली x होता है। तो माइनस और माइनस प्लस 3, ठीक है, 3 1 3। चलिए यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ भी गुणा करेंगे x का एक्स स्क्वायर, फिर वापस x का गुणा प्लस माइनस माइनस x, ठीक है। 5 का गुणा x में प्लस 5x और 5 1 प्लस माइनस माइनस 5 1 5, ठीक है। फिर से वही बात, थोड़ा सा हम लोग इसको सही करते हैं। माइनस माइनस प्लस 6x और 1x कितना हो जाएगा 7x, चिन्ह माइनस का ही लगेगा क्योंकि दोनों में माइनस है, प्लस 3 बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5x में से 1x गया 4x, चिन्ह बड़े वाले का तो 5 बड़ा है, आगे प्लस है, ठीक है, -5। चलिए अब हम सभी पदों को इधर लेके आते हैं ताकि हमारा एग्जैक्ट निकल के आए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये प्लस में है -x², प्लस में है -4x, माइनस में है तो +5 बराबर में 0। आइए देखते हैं, 2x² में से 1x² जाएगा, 2x² में से 1x² जाएगा, तो क्योंकि प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 1x² बचेगा, 1 लिखो चाहे ना लिखो। -7x और -4x, तो माइनस माइनस प्लस, 7 4 11x, अब माइनस का चिन्ह लगेगा क्योंकि दोनों में माइनस है, और ये 5 है, ये 3 है प्लस में, 5 है 3 प्लस में, ठीक है। तो प्लस 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 5 3 8। तो वापस देखेंगे हम लोग, ये भी क्या है अपना दो घात समीकरण है, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 1 का 6वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये तो पहले से दो घात समीकरण है, इसमें तो हम लोग को कुछ करना ही नहीं है। चलिए यहाँ पे देखते हैं फाइनली है कि नहीं है, पूरा सवाल सॉल्व करके ही पता लगाया जा सकता है। इस तरह से हम लोग छोड़ नहीं देंगे कि सर यहाँ पे मिलेगा x² तो ये है, ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हम लोग इसको इस सवाल को इधर भी तोड़ते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को, सॉरी। तो x - 2 का होल स्क्वायर, आपको पता है कि x² यानी a² प्लस b² -2 ये भी होता है रूप में, x² यानी पहले का स्क्वायर प्लस में दूसरे का स्क्वायर -2ab है ना, 2 a की जगह x था, x लिख दो, b की जगह 2 था, 2 लिख दिया, ठीक है। चलिए अगेन ये तो वही रहने वाला है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा चेंज, बराबर x² प्लस में 2 का स्क्वायर 4 -2 दूनी 4x, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आप लोग, x² इधर भी है, x² इधर भी है, x² यहाँ प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, ये बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस जैसे ही, अभी मैं बता ही चुका हूँ पीछे कि जब बराबर के उधर से आते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। x² ये प्लस में, ये आएगा माइनस में जाएगा, इसलिए कट के 0, तो क्यों ही इधर लेके आए, इधर से इधर ही काट लेते हैं तो 0 हो गया, बच गया अपना 3x प्लस 1 बराबर में 4 - 4x। अब देखिए आप लोग को पता भी लग गया होगा कि सर यहाँ पे तो अब x² टर्म बचा ही नहीं, तो पहले ही हम लोग कह सकते हैं कि निम्न द्विघात समीकरण जो द्विघात समीकरण है ये है नहीं, क्योंकि दो घात बचा ही नहीं यहाँ पे, बात समझिए। आइए अगेन सॉल्व कर लेते हैं इसको ना, r+1 है, इसको इधर आएगा तो 4x, और प्लस में है तो माइनस बराबर में 0, प्लस 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 4 3 7x प्लस 1 -4, प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 गया 3, वो भी चिन्ह किसका रहेगा, माइनस रहेगा क्योंकि बड़ा है। तो आप लोग देखें ये इसके रूप का है ही नहीं, तो दो घात समीकरण नहीं है। आइए देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। तो देखिए a + b का होल क्यूब है यहाँ पे, यानी a की जगह x है, b की जगह 2 है, ठीक है। तो पहले एक बार मैं फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी रहे। चलिए लिखता हूँ, a + b का होल क्यूब, ठीक है, a³ प्लस में b³, ठीक है, प्लस 3a² प्लस 3ab²। कुछ लोग पढ़े होंगे इसका ऐसे ही, 3ab × a + b पढ़े होंगे, मुझे पता है दोनों बातें होती हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, है ना। तो ये बिल्कुल यही चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ 3ab को अंदर गुणा करा दिया गया है, तो हम लोग पहले ही फार्मूले को यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए a³ प्लस b³ प्लस 3a² रहेगा, यानी x² इंटू, वहाँ पे देखिए
ए स्क्वायर ना पहले का स्क्वायर है, यानी कि पहले का स्क्वायर है, वापस बी है अकेले, यानी एक घात में, तो बी हम भी रख देंगे एक घात में। फिर देखिए प्लस है 3, देखिए यहाँ पे +3 है, अब की बार पहले का एक घात और दूसरे का 2 घात हो गया है, ठीक है। हम लोग भी कर देंगे वही सेम चीज़, x इंटू 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आइए वापस हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ से इसका गुणा करा देते हैं, ठीक है, गुणा ही कराना ठीक रहेगा। चलिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 आएगा, 2 1 2, और x स्क्वायर का गुणा हो जाएगा x3, ठीक है, प्लस और माइनस 2x का गुणा 1 में होगा तो 2x हो जाएगा। यहाँ तक मुझे लगता है सभी को बात समझ में आई होगी। चलिए x3, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 दूना 6 x स्क्वायर प्लस में 3। अब देखिए ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना होता है भैया 4 है ना, तो 4 और 3 चौक 12, क्योंकि ये पूरा 4 बन चुका है, ये पूरा कहानी 4, तो 3 चौक 12, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ 12x बराबर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग, है ना। आगे देखिए अब इसको इधर लेके आइए, क्योंकि काम आसान करना है, बराबर में 0 लेके भी आना है, x³ + 8 + 6x स्क्वायर प्लस 12x, और अब ये इधर आएगा तो -2x³ + 2x। चलिए x³ 1 है, यहाँ पे -2x³ है, तो देखिए प्लस और माइनस, तो 2x³ में से 1x³ जाएगा तो x³ बच जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो ये छोटा है ये बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो माइनस का चिन्ह लगेगा कि नहीं, 2 में से 1 गया 1, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अचर पद है 8, और कहीं 8 है नहीं, इसको ऐसे ही रखा रहने दो, ठीक है। अब लास्ट में इसको रख दिया जाएगा 6x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर कहीं है नहीं, इसको पहले ही रख देते हैं हम लोग। थोड़ा सा होता है क्या है कि इसको एक स्टैंडर्ड मानक रूप में लिखना होता है, यानी चर की घातों को क्रमशः घटते या बढ़ते हुए क्रम में लिखने को ही मानक रूप कहते हैं। आप लोग द्विघात समीकरण या फिर बहुपद में आप लोग ये सब पढ़े रहे होंगे, या फिर नहीं पढ़े, सिलेबस में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग जान जाइए मानक रूप में लिखने का मतलब होता है चर की घात को उसके छोटे घटते हुए क्रम में लिखना या तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना, ठीक है। जैसे पहले 3 है, फिर 2 है, फिर 1 आएगा। तो चलिए हम लोग अपने सवाल पे आते हैं। एक्चुअल 12x और 2x, तो प्लस 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 होता है, 12 2 14x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बचा कितना 8 बचा, तो 8 लिख लेंगे वापस, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे सर जी यहाँ पे x है नहीं, तो x पावर यहाँ पे कितना होता है 0 होता है, लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर 0 का मतलब 1 होता है, और 1 का गुणा 8 में होता है 1 ही हो जाएगा, ठीक है। 3 घात 2 घात फिर 1 घात फिर यहाँ 0 घात, तो घटते हुए क्रम में है। लेकिन हम लोग जो चेक कर रहे थे वास्तव में क्या 2 घात समीकरण है, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए थी सर जी 2 घात होनी चाहिए थी, लेकिन 2 घात यहाँ है, लेकिन यहाँ क्या 2 घात है नहीं है, इसका मतलब क्या 2 घात समीकरण नहीं है। बातें यहाँ तक क्लियर हुई होंगी। चलिए x³ है तो एज इट इज लिख दो, क्योंकि यहाँ तो कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि सब घात चर की घात असमान है, तो ना तो जुड़ेंगे ना तो घटेंगे, क्योंकि असमान पद जोड़ते घटते नहीं है कभी भी। आइए यहाँ पे हम लोग फार्मूला लिखते हैं a - b का होल क्यूब, ठीक है। पिछले क्वेश्चन अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में आया था a + b का होल क्यूब, ठीक है। अब की बार यहाँ है a - b का होल क्यूब। चलिए फार्मूला मैं लिख दिया हूँ पहले से ही, आप लोग देख लीजिए, a का क्यूब यानी पहले का क्यूब माइनस दूसरे का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी, 3a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, ठीक है, b यानी 2। देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको मिटाता हूँ थोड़ा ताकि सीध में रहे ये पूरा, ठीक है। चलिए 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a यानी x, और b की जगह क्या है 2 का स्क्वायर, ठीक है। वापस हम लोग फिर से ये उतार देते हैं, यहाँ तो कुछ कर नहीं मिलेगा, तो -x + 1। चलिए x का क्यूब x, -2 का क्यूब 8, और -3 दूना 6x स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे 2 का स्क्वायर फिर 4 हो जाएगा, 4 3 12x, ठीक है। चलिए अब हम लोग फिर देखते हैं, ये x³ एक बार है, यहाँ भी x³ एक बार है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस काट के 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पे x³ टर्म बचेगा ही नहीं, तो हम लोग क्यों नहीं काट के इसको 0 कर लें, ठीक है। अब जो बचा उसको फिर से वापस उतार दो, -4x स्क्वायर -x + 1, सभी पद को इधर ले आओ, क्योंकि काम पड़ेगा, बराबर में 0 बनाना है, तो ये -8 आएगा तो +8 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा,
और ये प्लस वाला टर्म इधर आएगा तो -12x। और बराबर में बच जाए क्या जाएगा यहाँ पे 0, क्योंकि ये सारे टर्म्स इधर चले आए तो बच जाएगा 0। आइए हम लोग देख लेते हैं, -4x² है और +6x² है, तो प्लस माइनस देखो चर की घात समान पद होने चाहिए जुड़ने घटने के लिए, नहीं तो जुड़े घटेगा नहीं। 4x² है और ये 6x² है, प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 गया 2x², यहाँ पे प्लस रहेगा क्योंकि भैया x² का जो ये बड़ा है 6 बड़ा है और 4 छोटा है, तो बड़े वाले का चिन्ह हमेशा लगता है। चलिए देखते हैं, -x और -12x, तो माइनस माइनस प्लस 12 1 13x इस x। अब चूँकि माइनस का चिन्ह लगेगा क्योंकि दोनों ही माइनस हैं। अब बचा भैया ये अपना 8 और 1, दोनों में कोई चर है ही नहीं, तो 8 1 9 बराबर में 0। क्या देखिए आपका यही रूप तो ले रहा है ना, x² प्लस bx और प्लस c बराबर में 0। ठीक है, यहाँ के a प्लेस पे 2 है, b के प्लेस पे -13 है और c के प्लेस पे 9, तो यानी 2 घात समीकरण है। चलिए दूसरे का पहला है, हम लोग को इसे बनाना है 2 घात समीकरण। ठीक है, ये लैंग्वेज आधारित प्रश्न होते हैं, ये थोड़ा सा टफ कहीं होते हैं और बेसिकली इसमें लंबाई और चौड़ाई निकालना है। आइए क्वेश्चन को हम पहले देखते हैं, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुनी, देखिए कुछ कंडीशन का है, लंबाई और चौड़ाई के बीच कुछ शर्त का है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आयताकार भूखंड के बारे में। ठीक है, आयताकार यानी आयत, आयत को हम लोग बनाते हैं एक हिसाब से ऐसे करके, तो हम लोग बचपन में भी पढ़े होते हैं आयत क्या होता है। आयत में लंबाई और साथ साथ चौड़ाई। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी और ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी। ठीक है, यही लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर। अब देखिए इसमें कुछ बातें कही गई है ना, तो हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल शॉर्ट लिख रहा हूँ, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल होता है भैया लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग देखते हैं कि देखिए कंडीशन देखते हैं हम लोग, एक एक लाइन का बिल्कुल मतलब समझेंगे, एक एक लाइन का। ठीक है, क्षेत्र की यानी ये पूरा क्षेत्र है कि लंबाई चौड़ाई के दोगुनी से 1 अधिक है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई के दोगुनी से, देखिए एक इस लाइन को हम लोग लिखते हैं। देखिए इक्वेशन होना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, एक मैं बना देता हूँ बाकी। अब देखिए लंबाई लिख देता हूँ, लंबाई चौड़ाई के 2 गुनी से 1 अधिक है। ठीक है, यानी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है। तो लंबाई को जानने, देखो लंबाई जानने से पहले हम लोग को चौड़ाई पता होना चाहिए कि नहीं। देखिए क्या कह रहा है, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, है ना। लंबाई तब पता हो सकती है जब हमको चौड़ाई पता हो। तो हम लोग मान लो चौड़ाई को हम लोग मान ले x। ठीक, क्या मान ले, चौड़ाई को x मान ले, तो ठीक है ये लंबाई, देखिए चौड़ाई x हो गया। ठीक है, ये चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने से, देखिए चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, 1 अधिक हो गया। चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, क्या है, लंबाई, यानी बराबर में लंबाई। ठीक है, अब आप लोग को एग्जैक्ट समझ में आएगा, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, और हम लोग चौड़ाई को क्या मान रखे हैं पहले से ही, चौड़ाई को माने हैं x। अब देखिए आप लोग को बहुत बेहतरीन समझ में होगा, यहाँ पे एक बार इसको लिखने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए पहले हम लोग इसको रफ वर्क समझ लेते हैं कि द्विघात समीकरण कैसे बनता है, बाद में माना लंबाई है, ये है चौड़ाई, ये सब चीज़ें बाद में देखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग एग्जैक्ट समझ लेते हैं, हमारी थोड़ी समझ अच्छी होनी चाहिए ना लैंग्वेज में। तो देखिए फिर से मैं एक बार कहता हूँ, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो जब तक चौड़ाई नहीं पता होगा हम लोग को तब तक लंबाई नहीं बता सकते। तो चौड़ाई x है, माना चौड़ाई x है, तो चौड़ाई का 2 गुना यानी x का 2 गुना, गुना का मतलब गुणा, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, तो लंबाई है वो चीज़, और चौड़ाई x है। तो हम लोग लगाते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है क्या भैया, आयत का क्षेत्रफल क्या दे रखे हैं, ये 528 मीटर
स्क्वायर। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग को पता है फार्मूला, वहाँ से देख देते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल का क्या होता है, सॉरी, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर में 528 मीटर स्क्वायर। आप लोग देखिए लंबाई रखते हैं, लंबाई कितनी पता हम लोग को, है ना। तो x2 को 2x भी लिख सकते हैं, गुणा कराएंगे तो 2x प्लस 1 ये हो गया क्या, लंबाई, और चौड़ाई में क्या माने हम लोग, x बराबर में 528। आइए गुणा करा देते हैं इसका, तो x का 2x में हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर, क्योंकि आगे 1 रहता है, 2 1 2 और x का x स्क्वायर, ठीक है, वापस प्लस x बराबर में 528, ठीक है। अब 528 को इधर लेके आएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x बराबर में, सॉरी, माइनस 528 बराबर में 0। क्या देखिए ये दो घात समीकरण के रूप का है कि नहीं है, देखिए क्या आ रहा है कि नहीं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अभी हम प्रश्न नंबर 1 में, प्रश्न नंबर 1 में हम लोग अभी तुरंत देखे हैं कि a के स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है कि नहीं होता है। तो a की जगह पे क्या है, a की जगह पे 2 है, b की जगह पे यहाँ पे 1 है, c की जगह पे माइनस 528 है। क्या हो गया कि नहीं इसका। चलिए अब हम लोग को कह रहा है हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी x की वैल्यू अलग अलग बतानी है। x की वैल्यू जब आ जाएगी तो वही हमारी चौड़ाई होगी, और x में जैसे उसका मान आ गया तो हम लोग x में यहाँ मान रखेंगे तो उसकी लंबाई भी पता चल जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए इस इक्वेशन, अब देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण का हल पता चलता है। एक बात तो यहाँ आती है, यहाँ हम लोग को पता ये चलता है कि इसका हल कैसे करेंगे, ठीक है। हल वाला अगले प्रश्नावली में दिया है, जो कि हम लोग अभी इसके बाद तुरंत सीखेंगे कि हल कैसे निकालते हैं। पहले ये बताइए कि आप लोग द्विघात समीकरण बनाना बिल्कुल सीख गए हैं कि नहीं सीखे। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 के दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाले, ठीक है, पूर्णांक का तो मतलब आप जानते ही होंगे, लेकिन 2 क्रमागत यानी क्रम से, जैसे हम लोग मान लेते हैं क्रमागत यानी 1 2 3, देखिए क्रम से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए आप। यानी क्रम से आने वाले, यानी इससे एक तुरंत ज़्यादा है, यानी मैं 2 को 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ कि नहीं, यानी 1 यहाँ होगा और अपनी क्रमागत जो आगे आने वाली संख्या है वो 1 अधिक होगी पिछली संख्या से, देखिए 1 अधिक है कि नहीं। और 2 के जो बाद आएगी वो भी अपनी पिछली संख्या से, देखो 3 क्या है, अपनी पिछली संख्या से 1 अधिक है कि नहीं है, यानी 2 प्लस 1 इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यानी क्रम से आने वाली संख्या हमेशा अपनी पिछली संख्या से 1 ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देखिए इस बात को हम लोग मानने में बहुत समस्याएं होती हैं, हम लोग मान नहीं पाते कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे, ठीक है। एक क्रमागत, मान लीजिए 2 संख्याएं हैं, 3 संख्या, यहाँ तो 2 के बारे में कह दिया है, 2 तो हम लोग थोड़ा बहुत सीख लेते हैं ना, 3 4 5 6 ऐसे करके निकालने होते तो समस्याएं बढ़ जाती है थोड़ी सी। या फिर यहाँ 2 क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक कह दे या फिर सम पूर्णांक कह दे तो भी हम लोग के लिए समस्याएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। आइए हम लोग इस समस्याओं को ही पहले सुलझा लेते हैं, फिर आगे हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि छोटी छोटी कहीं ना कहीं समस्याएं आगे चल के बड़ी बन जाती हैं। आइए देखते हैं, हम लोग प्रथम संख्या को x मान ले रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ प्रथम संख्या 1 थी तो इसकी आने वाली संख्या हमेशा इससे 1 ज़्यादा होगी। क्रमागत का मतलब ये होता है अपनी पिछली संख्या से 1 अधिक हो, क्रमागत का मतलब यही होता है। देखिए क्रमागत को 2 पार्ट बांटेंगे, तो क्रम का मतलब क्रम से, क्रम का मतलब आप जानते होंगे, आगत का मतलब आने वाले, यानी क्रम से आने वाली संख्याएं, है ना। यानी ये क्या है, अपनी ये जो आएगा संख्या ना, ये अपनी पिछली वाली संख्या से 1 ज़्यादा होगा। जैसे कि ये 2 था तो पिछली वाली संख्या से 1 अधिक है, उसी तरह से यक्ष जो यहाँ पे संख्या होगी वो अपने यक्ष से 1 अधिक होगा, यानी अपनी पिछली वाली संख्या से 1 अधिक है कि नहीं अधिक है। आप सोचिए जरा, ये तो 2 संख्या, ये तो प्रथम संख्या होगी, ये दूसरी संख्या होगी। अब मान लीजिए तीसरी संख्या निकालनी है, तो तीसरी संख्या भी ये जो होगा अपनी पिछली वाली संख्या से 1 अधिक होगा कि नहीं होगा। देखिए अब x प्लस 1 पहले से ये है और इससे ये क्या होगा, 1 अधिक होगा, यानी मैं कहना चाहूँ तो x प्लस 2 है कि नहीं है आने वाली संख्या, और इससे बाद आने वाली संख्या ये भी इससे क्या होगी, 1 अधिक होगी। तो x प्लस 2 यहाँ पे है, 1 अधिक हो जाएगी तो x प्लस 3 हो जाएगी। बात बिल्कुल समझ में आई होगी आपको, नहीं आई तो एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर x प्लस 2 है
और अपनी पिछली संख्या से ये वाली कितनी ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 1 जोड़ देंगे तो x+3 हो जाएगी। बातें समझ में आई होंगी मुझे लगता है। यानी 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, हम लोग क्रम से 4 संख्याएं पता कर लिए कि नहीं। हमको ज़रूरत कितनी की, सिर्फ 2 की। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम लोग मान लेते हैं क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक हो तो, यानी सम पूर्णांक कह दे। मान लीजिए कहा जा रहा है सम पूर्णांक निकालना है, वो भी क्रमागत। देखिए इस बात को समझ लीजिए आप, मुझे लगता है आपको समझ लेना चाहिए, तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। क्योंकि छोटी छोटी संख्याएं आगे चल के, छोटी छोटी जो समस्याएं हैं आगे चल के बहुत बड़ी बन जाती हैं। आगे क्वेश्चन भी है प्रश्नावली में इस तरीके से। चलिए आगे देखिए, क्रम से आने वाली संख्याओं के बीच में अंतर हमेशा देख लीजिए 1 होता है, क्योंकि 3 में से 2 गया 1 और 2 में से 1 गया 1। लेकिन सम पूर्णांक में क्या होता है, जैसे क्या करिए, मान लीजिए पहला 2 हो, दूसरा 4 हो, तीसरा 6 हो। देखिए जरा अंतर कितने का है, 2 का है कि नहीं है, यहाँ भी अंतर 2 का है। यानी आने वाली संख्या जो क्रमागत सम पूर्णांक होंगी, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्रमागत। ठीक है, क्रमागत जो सम पूर्णांक होगा वो अपनी पिछली संख्या से 2 अधिक है। देखिए आप, है कि नहीं, यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। ये देखिए 6 है, ये भी अपनी संख्या से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। यानी अगर जो मैं प्रथम संख्या को सम पूर्णांक, प्रथम को सम मान लूँ, यक्स, प्रथम जो संख्या है सम यक्स मान लूँ, तो अगली संख्या कितनी ज़्यादा होगी इससे, x+2 होगी कि नहीं, क्योंकि बताया अभी 2 का अंतर होता है। पिछली संख्या से हमेशा 2 ज़्यादा रहेगा। कब, जब सम पूर्णांक कहेगा, क्रमागत सम पूर्णांक कहेगा तब। तो अब मान लीजिए हम तीसरी संख्या निकालने के लिए कहें, तीसरी संख्या, तो ध्यान दीजिएगा इसमें भी +2 जुड़ जाएगा, तो x+4 आ जाएगा। बातें समझे, इस तरह से निकाल देंगे तो अगली x+6, x+8 ऐसे आती रहेंगी। ठीक है, लेकिन ध्यान देना इस कंडीशन में जब हम लोग सम पूर्णांक कहेंगे तो ध्यान देना हमारी प्रथम संख्या कौन सी होगी। प्रथम संख्या को आपको सबसे पहले ही क्या मानना होगा, सम मानना होगा, तब जाके सम में सम जुड़ेगा। सम में यानी 2 सम है, सम में सम जुड़ेगा तब जाके सम संख्याएं आएंगी। यदि हम ऐसा मान लें कि प्रथम जो संख्या विषम है तो 2 जोड़ेंगे तो विषम ही विषम आती रहेगी हमेशा। कैसे, आइए इस बात को हम लोग पता कर लेते हैं। क्रमागत विषम पूर्णांक, अब देखिए विषम संख्याओं को लिखते हैं तो सबसे पहली संख्या 1 हो जाती है, 3 हो जाती है, 5 हो जाती है, 7 हो जाती है। जरा देखिए इनमें अंतर कितनी बातों का है, क्या 2 का है अंतर। 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। अभी जैसे हम लोग सम का देखे हैं, सम में कितने का डिफरेंस है, सब में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। इस तरह से प्रथम संख्या को हम लोग यक्स मान रहे हैं तो अगली संख्या कितनी, ध्यान दीजिए कि जो प्रथम संख्या को माने हैं ना, ये कितना होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए, यानी प्रथम विषम पूर्णांक है ये। ठीक है, प्रथम विषम पूर्णांक x है तो अगली विषम पूर्णांक कितनी हो जाएंगी, x+2। अगली विषम पूर्णांक x+4। कैसे, मान लीजिए x की प्लेस पे हम लोग 1 रखें तो पहली संख्या 1 हो गई और दूसरी हम लोग यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1+2 कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। और यहाँ पे x की जगह हम लोग 1 रखेंगे, क्योंकि x बराबर 1 मान चुके हैं पहले ही हम। 1 रखेंगे तो 4 जुड़े कितना हो जाएगा, 5। यानी पहली संख्या 1, दूसरी 3, चौथी 5, ऐसे आने वाली 7। देखिए वही तो है ना क्रमागत विषम पूर्णांक। तो मुझे लगता है कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा कि प्रथम क्रमागत पूर्णांक, प्रथम सम पूर्णांक, प्रथम विषम पूर्णांक आप लोग बहुत ही आसानी से निकाल देंगे। ठीक है, आइए हम इस सवाल के ऊपर विचार करते हैं। अब तो ये बातें हम लोग को समझ में आ गई, जो बेसिक बातें थी। देखते हैं, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है तो माना पहली संख्या x है जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, पहला धनात्मक पूर्णांक है ना। तो पहली धनात्मक पूर्णांक जो है x है तो अगली धनात्मक पूर्णांक कितनी हो जाएगी, दूसरी x+1 हो जाएगी। बात समझे, क्यों, क्योंकि अभी मैं बताया हूँ क्रमागत धनात्मक पूर्णांक में अंतर 1 का होता है। ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ दूसरी, पहली को मैं ऐसे लिख देता हूँ, पहली धनात्मक पूर्णांक है तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक ये हो जाएगा। ठीक है, पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगी x+1। कह रहा है दोनों का गुणनफल कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी ये पूर्णांक है पहला, ये पूर्णांक है दूसरा, क्रमागत है, का गुणनफल 306 है। देखिए गुणनफल, गुणा करने पे जो फल मिल जाए उसको क्या कहते हैं, गुणनफल। ठीक है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर कितनी आ जाए, 306। यानी पहली दूसरी को गुणा करने पे फल कितना मिल जाता है, 306। तो पहली संख्या हम लोग क्या माने, x गुणे में x+1 बराबर 306। आइए गुणा करा देते हैं। गुणा कराने का नियम आपको पता ही होगा, x² और प्लस x, ठीक है, बराबर 306। 306 इधर आता है, x² + x - 306। ठीक है,
ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन चीज़ें यहाँ तक समझना बहुत बड़ी बात थी ना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 300 होता है। ठीक है, यानी क्रमागत पूर्णांक निकालना। अब हम लोग को पता ही चल गया क्या ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है या नहीं। चलिए इसी क्रम में हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ की उम्र तब बता पाओगे जब तुमको रोहन की उम्र पता रहेगा, रोहन का उम्र। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे रोहन की जो आयु है, मान लेते हैं रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। कितना मान लेंगे, x वर्ष है। ठीक है, ध्यान देना ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हम लोग किसी भी व्यक्ति की वर्तमान आयु मानते हैं, फिर क्वेश्चन आसान हो जाता है। यदि वर्तमान आयु ना मान करके हम लोग किसी और आयु को मानते हैं, या फिर जैसे इसमें कहा है 3 वर्ष पश्चात आयु मानेंगे, तो थोड़ी सी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो चलिए रोहन की वर्तमान आयु अगर जो x वर्ष है तो उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन के माँ की वर्तमान आयु x प्लस 26 वर्ष हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, है कि नहीं। ठीक है, तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु x प्लस 26 वर्ष, यानी रोहन से 26 वर्ष बड़ी है उसकी माँ। ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 है। ध्यान देना भाई, अब से यानी वर्तमान आयु से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब ध्यान देना, पश्चात जब भी वर्ड आएगा तो हमेशा बाद में। ठीक है, और पूर्व या पहले आएगा तो हमेशा पहले। ठीक है, पश्चात वर्ड हमेशा बाद में, यानी पश्चात आएगा तो जुड़ जाएगा। 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष बड़ा या 3 वर्ष आगे। ठीक है, कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात है ना, तो हम लोग मान लेते हैं 3 वर्ष पश्चात। ध्यान देना उनकी का मतलब तीनों के भाई, एक अगर जो x है 3, मान लो कोई लड़का भी 5 साल का है, 3 वर्ष बाद वो 8 साल का हो जा रहा है, तो उसके साथ सभी तो 3 वर्ष बड़े हो जाएंगे ना उस समय के लिए। तो उसी तरह से हम लोग को करना होगा 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, पश्चात यानी बाद में। अभी x साल का है, 3 वर्ष बाद x प्लस 3 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से उसकी माँ की भी आयु कितनी हो जाएगी, उसके माँ की आयु x प्लस 26 है अभी, और 26 में क्या हो जाएगा, 3 ऐड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, है ना, 3 वर्ष, यानी मैं कह सकता हूँ इसको x प्लस 29 वर्ष। ठीक है, उसकी माँ की आयु है। कह रहा है 3 वर्ष पश्चात रोहन की, ध्यान देना ये प्रश्नानुसार भैया। ठीक है, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु है ना इतना है, और उसकी माँ की आयु इतनी है। कहा जा रहा है दोनों का गुणनफल 360 हो जाता है, तो दोनों का गुणनफल कर दीजिए। देखिए रोहन की आयु गुणे उसकी माँ की आयु, तो रोहन की आयु x प्लस 3 है और उसकी माँ की आयु x प्लस 29 है, और दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है, 360। क्लियर। आइए हम लोग इसका गुणा कर लेते हैं। गुणा कराना बहुत आसान है, आप लोग पिछले भी कई सवालों में सीख चुके हैं। तो x का गुणा x स्क्वायर, वापस x का गुणा 29x। ठीक है, 3 का गुणा x में 3x और प्लस 3 का गुणा 29, 29 3 87 होता है। ठीक है, 29 3 87। चलिए अब देखिए x स्क्वायर, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, 29 3 32x बराबर में सॉरी अभी तो ये प्लस है ना, यहाँ पे प्लस 87 बराबर 360। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और ये इधर आएंगे तो पता ही आपको घट जाएंगे, 87 आने वाला हमेशा पीछे में आता है, माइनस हो जाता है, बराबर में 0। ठीक है,
अब देखिए 87, 360 में 87 जाएगा, तो देखिए 360 में से पहले 60 घटा लीजिए, वापस 27, 60 घटाएंगे, देखिए 60 और 27 87 होता है, 60 घटाइए पहले, 60 घटाइएगा तो 300, 300 में से 27 गया तो कितना हो जाए 273, ठीक है। तो यानी लिख सकता हूँ मैं, यानी देखिए शायद आपको यहाँ दिखेगा नहीं तो मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 32x और 360 में 87 जाएगा तो लिख दिया जाएगा 273 करीब शायद, है ना। आप घटा लीजिएगा, वैसे बहुत बड़ा इशू है नहीं, 273 ही आएगा क्योंकि 60 यहाँ से घटाएंगे तो 300 हो जाएगा, 300 में से 27 जाएगा तो 273, ठीक है, बराबर में 0, ठीक है। हाँ सही है, सही घटा हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। तो चलिए यहाँ तक अब देखिए ये दो घात समीकरण बिल्कुल बन चुका है, ठीक है। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, दो घात समीकरण बन चुका है ये, इसी को रूप का है। यहाँ ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे 32 है और सी की जगह पे -273 है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, आप लोग को फील लग रहा होगा कि सर उनकी आयु तो आप बताए नहीं है, है ना। देखिए वो बताने के लिए मैं बता दूंगा, अगले वीडियो में आपको जस्ट पता चल जाएगा इसका हल कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए इसी क्रम में हम दूसरे चौथे प्रश्न को देखते हैं। ये भी एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना, रेलगाड़ी से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन ऐसे बच्चों को ना देख के थोड़ा सा डर लग जाता है कि यार 4 बराबर दूरी बटा समय आ गया तो क्या ही होगा। तो कोई बात नहीं, एक समझ लीजिए आप, 4 समय दूरी में एक ही फार्मूला हमेशा यूज होता है, 4 बराबर दूरी बटा समय, और कोई भी नहीं, है ना। ध्यान दीजिएगा कहा जा रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक थी। यानी भैया जब आप चाल को 8 घंटा कम कर देंगे तो जाहिर है समय ज़्यादा लेगा, ठीक है। या फिर चाल को जब भी आप कम करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए एक निश्चित कोई दूरी हो, आपके घर से आपके स्कूल की दूरी, जब भी आप खूब तेज से साइकिल चला के जाएंगे या फिर बाइक से जा रहे हैं तो समय कम लगेगा, लेकिन वही स्पीड आप धीरे कर लीजिए तो आपको समय अधिक लगेगा। उसी तरह से कहा जा रहा है यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा लेता, अधिक लेता। यानी कि चाल एक नियत रही होगी कि नहीं, जो वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया है। तो माना हम लोग सवाल को हल कर लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। चलिए अब बताइए दोनों स्थितियों में क्या दूरी बराबर होगी कि नहीं। देखिए एक बार वो अपने x चाल से जा रहा है 480 किलोमीटर प्रति घंटे, अब कह रहा है यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी अब की बार चाल क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, तभी तो ना 3 घंटे अधिक लेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग लगाते हैं भैया यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। चाल बराबर, यहाँ लिख देते हैं इस फार्मूले को, देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन जरा देखिए यहाँ पे हमारा संबंध देखिए, 3 घंटे अधिक या 3 घंटे कम, जब भी घंटे का बात आ जाए यानी समय की बात आ जाए तो हमेशा इस फार्मूले को हम लोग चेंज करें, इंटरचेंज कर देते हैं। तो समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। समय बराबर दूरी बटे चाल। अब यहाँ हम लोग समय निकालते हैं, तो समय देखिए मान लीजिए पहले कंडीशन में कहा जाए, है ना, पहले कंडीशन में कहा जाए, पहले कंडीशन में जब आपका समय मान लीजिए हम लोग कह रहे हैं t1, मान लीजिए हम लोग टाइम को t1 कह रहे हैं, तो दूरी कितनी थी 480 किलोमीटर और चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। अभी मैं माना हूँ ना रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर, तो वो नियत चाल रही होगी शुरुआत वाली। अब देखिए कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरा कंडीशन क्या है, कह रहा है यदि मैं चाल को कम कर लूं तो समय 3 घंटे अधिक लेते हैं, यानी इसमें समय ज्यादा लगेगा कि नहीं, क्योंकि चाल कम किया जा रहा है। तो चाल कम करने के बाद दूरी तो वही रहेगी, 480 किलोमीटर चलना है। लेकिन अब की बात दूसरे कंडीशन, चाल को x से कम किया जा रहा है, कितने किलोमीटर प्रति घंटे, 8 किलोमीटर, यानी x तो थी पहले कंडीशन में, अब की बार 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो गए हैं, ठीक है। पहले
पहले 4x थी, अब की बार 8 किलोमीटर पर घंटे कम है। तो अब खुद ही देख लीजिए, जब भी हम लोग इससे भाग करेंगे तो ये कम है, हर में कम रहेगा, जब भाग देंगे तो ऑटोमेटिक इसका अंश ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अंश अभी भी सेम है दोनों में, और हर क्या है, ज़्यादा है, तो भाग देंगे तो हमेशा कम आएगा। यानी वाकई समय कहाँ ज़्यादा लगा है, इसमें ज़्यादा लगा है और इसमें कम लगेगा। आप देखिए, खुद देख लीजिए, समय यहाँ पे ज़्यादा लगा है क्योंकि कम संख्या से हम लोग भाग दे रहे हैं। मान लीजिए x का मान 10 हो तो यहाँ 10 से भाग करना है, और यहाँ पे 10 - 8 2 से भाग करना है, तो ऑटोमेटिक ये ज़्यादा आएगा बाई लॉजिक, गणितीय नियम से। लेकिन गणित नियम का ना पालन करते हुए भी हम लोग देख रहे हैं, जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कम हो रही है तो समय कितना अधिक ले रहा है, 3 घंटे अधिक ले रहा है। यानी यहाँ समय ज़्यादा है और यहाँ समय कम है, ठीक है। जब यहाँ समय कम है तो हम लोग ज़्यादा में से कम घटाएंगे तभी तो ना आएगा, 3 घंटे अधिक है। तो हम लोग लिखते क्या भैया, समय t2 - t1 बराबर 3 घंटे, ठीक है। क्या ले रहे भाई, t2 - t1, यानी लास्ट में जब ये चाल कम हुई है तो समय ज़्यादा लेगा, तो ज़्यादा में से कम घटाओगे ना, ठीक है। तो चलिए हम लोग घटाते हैं, t2 का मान रखते हैं 480 अपॉन में x - 8, ठीक है, माइनस, अब देखिए t1 का मान कितना है, 480 बटे x बराबर में 3 घंटे। अब घंटे बार बार लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अब देखिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है ना, बहुत बड़ी बात नहीं, मैं जानता हूँ अधिकतम लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कैलकुलेशन को पजल नहीं बनाया जाता, काफ़ी भी ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखिए 480 को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ बचता क्या है, 1 बटे x - 8। अब देखिए, मुझे इतना आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूँ कि कॉमन लेने आपको आता होगा, ठीक है। नहीं आता होगा तो फिर कभी बता देंगे इसको। 480 कॉमन हो गया, तो चार, देखो कॉमन लेने का मतलब जो चीज़ें उसमें है उसी से भाग देना होता है। तो 480 से भाग दोगे तो कट जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो 480 यहाँ से आ गया, यहाँ पे बचता है 1 अपॉन x, ठीक है, बटे में 3 घंटे। आप लोग को ये भी पता है कि गुणे में होता है उधर साइन में जाता है तो भाग हो जाता है। 1 अपॉन x - 8 -1 अपॉन x बराबर में 3 बटे 480। 3 से काट देते हैं, 3 × 9 = 48 होता है, और ये बीच में 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी इस बात को मैं मिटाऊंगा वापस, या फिर चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ आपको दिखेगा बढ़िया प्रॉपर्टी एकदम, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ इस बात को, चलिए यहाँ पे देखिए, आप बचता कितना अपने पास है, x - 8 माइनस में 1 अपॉन x = 1 अपॉन 160, ठीक है। तो इसका देखिए क्रॉस गुणा करा दीजिए, ठीक है, तीजिए गुणा, क्योंकि संवर्ग नियम कहलाता है, इसको भी ध्यान करने के लिए। आइए देखते हैं, x का गुणा 1 में तो x माइनस है, तो ध्यान दें जब भी ये माइनस हो, ध्यान दीजिएगा, जब भी ये माइनस हो तो ये जो ब्रैकेट में जाता है पूरा ब्रैकेट में हो जाता है उधर, ठीक है। x - 8 अपॉन में दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो x गुणे x - ठीक है, क्रॉस गुणा और दोनों का हर आपस में गुणा हो जाता है, नीचे आ जाता है 1/160, ठीक है। देखिए जैसे हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, अंदर का चिन्ह जितना रहेगा सब बदल जाएगा, -x, और ये माइनस है तो -x हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो +8। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। इसका गुणा करा देते हैं, x² - 8x, ठीक है, बराबर में आता है 1/60, ठीक है। x से x कट गया, 8 का गुणा इधर हो जाएगा 8 का गुणा इधर हो जाएगा वापस, तो हो जाएगा 16 × 8 = 128, यानी 1280 बराबर में ये इधर का गुणा इधर हो जाएगा x² - 8x, जगह खत्म हो गई। अब देखिए, मुझे लग रहा है यहाँ तक सही से आपको विजुअल नहीं होगा बोर्ड में, क्योंकि मेरा बोर्ड भर चुका है। तो अब इस बात को मैं यहाँ पे इसको मिटा दिया होता सही रहता, लेकिन आपको करेक्ट करने में आसानी होगी। मैं बगल में लिख देता हूँ, जगह ना होने के कारण भाई, है ना। तो वापस देखिए, 1280 बराबर x² - 8x है। जरा देखिए, इस 1280 को उधर लेके आएंगे तो इधर बचेगा 0, x² - 8x, ये माइनस ये प्लस में उधर जाएगा तो 1280। देखिए बराबर में 0, चाहे इधर लगाइए चाहे इधर लगाइए, फर्क नहीं पड़ता, x² - 8x - 1280 बराबर में 0। तो देखिए ये इक्वेशन बन चुका है आपका, ठीक है। आगे चल के जब मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा तो दो तरीके बताऊंगा, आप परेशान मत रहिए इस बात को लेकर, ठीक। एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसको सॉल्व करने का, बिल्कुल ऐसे ही उस क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट आप लोग आंसर बता सकेंगे।
सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन के लिए आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। इस सबका एक से एक ट्रिक है मेरे पास, है ना, सब ट्रिक से बताऊंगा, ओरली आपका सॉल्व हो जाएगा, एग्जाम में भी लिखने का तरीका बताऊंगा, सब कुछ। पहले आप लोग बताइए, आप ये द्विघात समीकरण बनाना सीख पाए क्या? चलिए, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको आया या नहीं आया। चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।